वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज चुका हूँ विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक बेहतरीन लेक्चर लेके। ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर नंबर 21 होने वाला है। इससे पहले 20 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे वो चैप्टर 2 को स्टार्ट कर देंगे हम। आज की क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं एक बार जो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था उसका शॉर्ट रिवीजन और फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है फिजिक्स में हाई स्कोर लेकर आने का, उसके लिए हमें मेहनत अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था गाउस के अनुप्रयोगों में दूसरा जो अनुप्रयोग था, अनंत एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आई थी, याद करो, E = सिग्मा अपॉन 2ε0। फिर हमने वक्र भी बनाया था। आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है वह है क्या है, एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझते हैं आज की क्लास को बड़े ही ध्यान से और माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर देखना। एक एक पॉइंट को क्लियर करवाते हुए चलने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या है, एक समान आवेशित गोलीय कोश। ये पूछ ले या पूछ ले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले आवेशित गोलीय कोश बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या है r और इसकी सतह पर आवेश है Q। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिंदु है वह R > R। इसमें 3 कंडीशन होती है। R > R का मतलब है कि जो बिंदु ले रहे हैं वह त्रिज्या से बड़ा, त्रिज्या से दूरी पर ले रहे हैं, यानी कि जो हमारा बिंदु होगा वो सतह से यानी गोलीय कोश की सतह से बाहर होगा। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन में होता है R = R, यानी कि बिंदु है वह इसके सतह पर हो। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है R है वो कैपिटल R से लेस देन हो, यानी कि जो हम बिंदु ले रहे हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो इस गोलीय कोश के अंदर हो। तो इन तीनों कंडीशन को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ थ्योरी लिख देता हूं जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है उसकी, उसके बाद में हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट जब R > R हो। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, देखो देख देख के लिख लिया करो, जो आप डायग्राम बनाते हो उसको देख देख कर लिख लिया करो, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। चित्रानुसार, चित्रानुसार R त्रिज्या का क्या है, R त्रिज्या का गोलीय कोश या चालक गोला जिस पर आवेश कितना है, आवेश है Q है, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं जब R > हो कैपिटल R से। तो पहली कंडीशन, जब R > होगा कैपिटल R से, इसका मतलब है कि जो हमारा बिंदु है वह
इस त्रिज्या से बाहर होगा। मैं दूसरा वर्त बना देता हूं एक। ये गोला बना दिया, वर्त क्या सॉरी गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r। अब आप जो बिंदु ले रहे हो वह स्मॉल r दूरी पर ले रहे हो, वो बड़ी है त्रिज्या से। इसका मतलब हमारा जो बिंदु होगा, बिंदु कहाँ होगा, तो बिंदु होगा गोलीय कोश या चालक गोले से बाहर। देखो त्रिज्या तो इतनी है, लेकिन हम इससे r दूरी पर बिंदु ले रहे हैं यहां पर। इसका मतलब क्या है कि बिंदु गोलीय कोश से बाहर है। तो यहां पर लिख देंगे जब बिंदु गोलीय कोश से बाहर है। अब देखो गाउस का नियम लगाने के लिए क्या करना होता है, तो एक बार फिर से मैं गाउस का नियम आपको बता ही देता हूँ। वैसे तो मैंने पूरी क्लास में पढ़ा ही रखा है। गाउस का नियम क्या होता है, किसी बंद गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। मैंने शब्द बोला है बंद गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ क्या होती है, आवेशों के चारों ओर बनाई गई काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। तो हमें गाउस का नियम इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो हम यहाँ पर एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये लो, अब हम गाउस का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि गाउस का नियम है वह केवल बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो हम थ्योरी में क्या लिख देंगे, एक r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसके बाद गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बताया था ना गाउस का नियम। अब देखो इसे क्या लिख सकते हो, वेक्टर हटाओगे और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, डॉट को हटाओगे तो EDA cos थीटा लिख सकते हो। आपने वैद्युत फ्लक्स का पढ़ा था ना सूत्र, फाई इक्वल टू क्या पढ़ा था, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA cos थीटा। अब देखो फाई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करोगे फिर भी यही आ जाएगा, EDA इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया ना। तो गाउस के नियम से फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हो डॉट को हटाओगे तो कोस थीटा लग जाएगा। बस यही मैंने लिख दिया। अब आप ध्यान देखना, मैं आपको बताऊंगा कि थीटा का मान कितना लेंगे। तो सबसे पहले हमें E और DA, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, DA क्या है, DA है क्षेत्रफल सदिश। तो हमें कोण निकालने के लिए इन दोनों के मध्य का कोण चेक करना होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, क्षेत्रफल सदिश होता है किसी सतह या पृष्ठ के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये मैंने पढ़ा रखा है। अब जैसे ये सतह कुछ इस प्रकार है,
इस सतह के कोई भी बिंदु से ले लो, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, छोटा सा भाग लेके डीए भाग लेके और उसका समाकलन करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ आ ही जाता है। तो इस डीए पार्ट, आप ये पार्ट ऊपर कहीं पर भी ले सकते हो। अब इस डीए पार्ट लिया है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा? तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी सतह या पृष्ठ के जो लंबवत सदिश होता ना, तो इसका लंबवत देखो, इस प्रकार सतह होगी तो इस प्रकार लंबवत कहाँ होगा? इस प्रकार होगा ना। तो ये देखो, ये हो गया डीए वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि हमें कोण क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों के मध्य कोण पता होगा, तभी हम थीटा का मान रख सकेंगे। अब मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं से ही समझा देता हूं आपको। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह के लंबवत होती है। तो ये चालक है, इसकी सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी इसके लंबवत होगा। जब विद्युत क्षेत्र भी इसके लंबवत होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? सतह है इसके लंबवत, इस प्रकार हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ई वेक्टर और डी वेक्टर, इनके मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। क्योंकि देखो इस प्रकार होता है तो कितना कोण होता है? 0 डिग्री। अब ये कोण बढ़ता जाता है, फिर इस प्रकार 90 डिग्री, फिर 180, इस प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर ई और डी ए के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रख दो। ई को देखो कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूँ, डी ए कोस 0 इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ई, अब देखो डीए का समाकलन क्या होता है? 1 डीए का समाकलन होता है ए, और ए है वह कितना हो जाएगा? इस गोले का क्षेत्रफल। एक बार में ए लिख देता हूं, सिग्मा क्यू, क्यू की जगह हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई कोष्टक में ए, इस गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर का भाग लगा दो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई। अब देखो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर रख लेता हूँ और आर स्क्वायर को वहाँ लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल मैंने 4 पाई आर स्क्वायर का इसमें भाग लगाया है। अब देखो ये आ जाती है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता R इज ग्रेटर देन R हो। इसको और थोड़ा सोल्व करें तो देखो मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम में भी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप K लिख सकते हो, इसीलिए E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने ये फॉर्मूला एक और बताया था आपको, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फॉर्मूला क्या था? यही था, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो सदिश रूप निकालना हो आपको, या सदिश रूप लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सदिश रूप, इसका सदिश रूप कैसे लिखोगे? E इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ऊपर है अपोन में आर स्क्वायर है, साथ में दिशा बताने के लिए आर कैप लगा दो, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ये तो एक कंडीशन के लिए हुआ है, आर इज ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल आर, यानी कि त्रिज्या से अधिक दूरी पर हम बिंदु लेंगे तब। ये समझ में आ गया? वक्र बनाना हो तो ई व आर में वक्र भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ई व आर में वक्र। वक्र कैसे बनेगा? तो वक्र बड़ा आसान है इसका वक्र, तो देखो ई है, आर स्क्वायर है, वो ई के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे आर स्क्वायर घटता जाएगा, इसीलिए ई आर स्क्वायर है वो ई के व्युत्क्रमानुपाती है।
ये इस प्रकार इसका वक्र बन जाएगा। वैसे हम इन तीनों का कंबाइंड वक्र भी बनाएंगे एक। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। मैंने बताया था एक समान आवेशित गोलीय कोष अथवा चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जिसमें पहला R इज ग्रेटर देन R हो, यानी कि जब बिंदु गोलीय कोष से बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोलीय कोष से बाहर कब होता है? जब स्मॉल r ग्रेटर देन होगा कैपिटल R, त्रिज्या से अधिक दूरी पर हम बिंदु लेंगे। थ्योरी मैंने लिख दी कि गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए हमें एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। हमने बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी, गाउस का नियम लगा दिया, फाई इज इक्वल टू ई डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ई डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया। थीटा देखो, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के दोनों एक ही दिशा में होंगे। आप एक बार ना क्षेत्रफल सदिश को पढ़ लेना है ना, तभी आपको आसानी हो जाएगी। फिर भी मैंने आपको बता तो दिया ही है। फिर दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री था, 0 डिग्री रख दिया ए। अब गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr², लिख दिया 4πr², भाग लगा दिया, के लिख दिया 1/4πε0 की जगह के क्यू अपॉन r², और सदिश रूप आ गया इसका। दिशा बताने के लिए r कैप लगा दिया, फिर वक्र बना दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है r बराबर r हो। ये कंप्लीट आपके समझ में आ ही गया है, इसे मैं मिटा देता हूं और दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है ना, वो तो बिल्कुल आसान है, इतने बड़े हैं ही नहीं। ये देखो, जब दूसरा पॉइंट लगाकर लिखोगे स्मॉल r, जो बिंदु ले रहे हो वह त्रिज्या के बराबर ही दूरी पर ले रही हूं। इसका मतलब है r बराबर r है, कहने का मतलब बिंदु इसके सतह पर है। मैं इसका डायग्राम भी यहां पर बना देता हूं। ये गोला है, r त्रिज्या है, और बिंदु ले रहे हो वो भी r दूरी पर ले रही हूं। इसका मतलब बिंदु इसके सतह पर है। तो r बराबर r कंडीशन में क्या होता है? जब बिंदु गोलीय कोष की सतह पर हो। अब देखो, इसमें आपको कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करनी पड़ेगी। स्मॉल r जो लिखा था ना, वहां पर कैपिटल R लिख दो, तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू, ये देखो के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा? स्मॉल r² लिखा है, इसके स्थान पर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है, तो कैपिटल R² कर दो, और यहां पर लिख देना नियत। ठीक है ना, ये मान नियत है। क्यों नियत है? क्योंकि ये इस गोलीय कोष के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन r² ही आने वाली है, इसीलिए ये क्या है? नियत होगा। E इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R²। अब तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल आसान है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है जब r इज लेस देन ऑफ कैपिटल R, यानी कि बिंदु कहाँ होगा? जब बिंदु त्रिज्या से भी अंदर हो, यानी कि गोलीय कोष के अंदर होगा बिंदु। तो यहां पर हम लिख देंगे जब बिंदु गोलीय कोष या चालक गोला आ जाए या खोल आ जाए कि सतह के अंदर स्थित हो, तो क्या होगा? देखो, डायग्राम फिर से बनाता हूं मैं। ये गोलीय कोष है, ये तो इसकी r त्रिज्या है। अब आप जो स्मॉल r ले रहे हो वो त्रिज्या से भी छोटा ले रहे हो, तो त्रिज्या से छोटा लोगे तो आपका बिंदु आ जाएगा
यहाँ कहीं, यहाँ ही आ जाएगा ना। तो देख लो आप, बिंदु गोलीय कोश के अंदर है। अब देखो, गोलीय कोश या एक समान आवेशित चालक गोला है, इसके आवेश तो कहाँ होते हैं? आवेश होते हैं सतह पर। अंदर आवेश ही नहीं होते तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, और जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E = 0, क्योंकि आवेश तो सतह पर है, अंदर तो आवेश ही नहीं है। आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यही लिख देंगे, E = 0 आपका आंसर आ जाएगा। थ्योरी क्या लिखोगे? तो आवेशित गोलीय कोश के भीतर आवेश शून्य है। क्यों है शून्य? क्योंकि चालक गोले के सतह पर आवेश होते हैं, अंदर आवेश नहीं होते। जब आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। आई थिंक आपको जो 3 पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, जब r इज ग्रेटर देन r हो, यानी कि स्मॉल r आपका त्रिज्या से बड़ा होगा, तो बिंदु गोलीय कोश के बाहर होगा। और जब स्मॉल r त्रिज्या के बराबर होगा तो त्रिज्या पे ही, उस गोले की सतह पर ही कोई बिंदु होगा। और तीसरी कंडीशन बताई, जब r इज लेस देन r हो, यानी कि बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। तीनों के तीनों कंडीशन आपको कंप्लीट समझ में आ गई। अब हम बना लेते हैं वक्र। इन तीनों को मिलाकर एक अच्छा सा वक्र बनाते हैं। कहाँ बनाऊं मैं? यहाँ पे बना लेता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। ये आपका E, ये है R। अब देखो, इसमें हमने 3 कंडीशन ली थी ना, तीनों की तीनों कंडीशन लिख दो। पहला, जब R है वो R से छोटा हो, यानी कि बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। दूसरा, R बराबर R हो, यानी कि बिंदु सतह के ऊपर है। तीसरा, R इज ग्रेटर देन R, यानी कि बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो देखो, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बताई थी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। देखो, इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो यहाँ पर E बराबर 0 हो जाएगा, हमारा वक्र नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट, जब R बराबर R हो, जब R बराबर R हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² होती है, नियत होती है। तो यहाँ पर R बराबर R पर, यहाँ पर देख लो, मान लो यहाँ पर है KQ/R², तो R बराबर R पर KQ/R², ये पॉइंट कितना आ जाएगा? ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम निर्देशांक लिखते हैं ना, x का मान है 2 और y का मान 3 है, तो आप x की जगह 2 देखते हो और y की जगह 3 देखते हो। इसी प्रकार x की जगह आपको r बराबर r देखना है और y की जगह KQ/R² देखना है। बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, तीसरी पॉइंट क्या दे रखा है? तीसरा पॉइंट है E है वह R² E के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका वक्र हमने बनाया था ना, इसका वक्र बन जाएगा इस प्रकार, जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे R घटता जाएगा। देखो, ये जो वक्र है ना वो आगे बन जाएगा, यहां से ये R² E के व्युत्क्रमानुपाती। आई थिंक आपको सभी के सभी पॉइंट बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आ गए हैं।
फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। पूरी क्लास यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की क्लास के अंदर। ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है और इसके जो न्यूमेरिकल्स बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। थैंक यू।